channel children. So here we are going to start class 9th history chapter number 1, the French Revolution. तो हम लोग आज पढ़ेंगे फ्रेंच के इतिहास के बारे में। फ्रेंच की हिस्ट्री क्या थी, वहाँ पे किस तरह से रेवोल्यूशन आई, कैसे किसने क्या किया, वहाँ पे किसका कैसा रोल्स था, फॉर एग्जांपल फिलोसफर्स का, वहाँ के पीपल्स का, वहाँ पे फार्मर्स का, क्या सब कुछ आज हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। और ये हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, तो इसको देखने के बाद बाकी पार्ट्स भी ज़रूर देखना, वरना चैप्टर समझ में नहीं आएंगे। ठीक, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो बात है पेरिस की। पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ था। अराउंड 7,000 पीपल्स इंक्लूडिंग मेंस एंड वुमेन, वो लोग लड़ने के लिए तैयार थे। लड़ने के लिए मतलब उस तरह से नहीं, प्रोटेस्ट कर रहे थे टाउन हॉल के सामने, बिकॉज़ वो लोग अपने राजा से तंग आ गए थे, क्योंकि उनका राजा जो है अपनी मनमानी कर रहा था, बहुत सारे टैक्सेस बढ़ा दे रहा था, जिसकी वजह से पुअर पीपल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उस दिन सभी लोग गुस्से में बैस्टाइल की तरफ चले गए मतलब वहाँ पे घुस गए। अब बैस्टाइल क्या है? बैस्टाइल वहाँ के एक जेल का नाम है, जिसको फोर्ट्रेस ऑफ प्रिजन भी कहा जाता था। अब आप लोग कहेंगे कि बैस्टाइल क्या है? बैस्टाइल एक जेल थी जो राजा की पावर को शो करता था। वहाँ पे जितने भी पीपल्स प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग गए और वहाँ के कमांडर को मार दिया, और जितने भी वहाँ पे प्रिजनर्स थे उनको छुड़वा दिया। फ़िलहाल वहाँ पे ज़्यादा प्रिजनर्स थे नहीं, ओनली 7 प्रिजनर्स थे, बट इसके बावजूद वो लोग, वहाँ की जनता अपने राजा से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। अब राजा तो इतना बोल दिया, अब राजा के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक, तो राजा का नाम था लुईस 16, जो कि बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। अब आप लोग कहेंगे कि बर्बन तो बिस्किट का नाम है। हाँ ठीक है, कोई नहीं, होता है। हमारे यहाँ बर्बन बिस्किट का नाम है, वहाँ बर्बन उनकी फैमिली का नाम था। तो 1774 में लुईस 16 को राजा बना दिया गया, और 20 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मारिया के साथ। लुईस 16 को जब राजा बनाया गया था, उस टाइम जो उनकी संपत्ति नहीं, जैसे उनका राजधन जो रखे रहते हैं, राजा लोगों के पास धन होता है, पैसे होते हैं, वो ख़त्म हो गया था। उनका जो ट्रेजर था वो एम्प्टी था। और वो किस वजह से, यहाँ देखो ये सारे क्वेश्चंस पूछेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का रीज़न क्या था, और राजा का जो ट्रेजर था वो खाली कैसे हुआ। तो यहाँ पे इसके कई सारे रीज़न्स हैं। पॉइंट वाइज इसको पहले देख लेते हैं, फिर डिटेल में इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला पॉइंट आता है वॉर, दूसरा मेंटेनिंग पैलेस ऑफ वर्साइल, एक्सेसिव टैक्सेशन, सोशल डिस्पैरिटी। ठीक, और इसी तरह के बाकी सारी चीज़ें भी है जो हम लोग अंदर चैप्टर में कवर करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट आता है वॉर एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो जो पेरिस था, मतलब फ्रेंच था, उसका सबसे बड़ा दुश्मन था ब्रिटेन, और ब्रिटेन के अंदर 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ आती थी, जो कि ब्रिटेन से वॉर कर रही थी अपने इंडिपेंडेंस के लिए, जिसमें फ्रांस ने उनकी हेल्प कराई थी। और 7 साल यानी 7 इयर्स वॉर करने के बाद, 1756 से लेके 1763 तक वॉर करने के बाद उन सबको इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटेन से। तो यहाँ पे फ्रांस के ऊपर पहले से ही काफ़ी सारे कर्ज थे, बट इस वॉर के बाद उनके ऊपर और ज़्यादा डेप्थ चढ़ गया, जो कि ऑलमोस्ट 2 बिलियन लियूर का था। अब लियूर क्या होता है? लियूर जो है वहाँ की एक करेंसी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे इंडिया में रुपीज़ करेंसी है, हम लोग के इंडिया में जैसे रुपीज़ करेंसी है, वहाँ पे लियूर करेंसी थी उस टाइम, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम, रेवोल्यूशन से पहले। और अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है मेंटेनिंग पैलेस ऑफ वर्साइल जो है वहाँ पेरिस में एक पैलेस था जो कि लुईस 16 का था, तो उसको मेंटेन कराने में भी काफ़ी ज़्यादा खर्च आता था। जैसे अब हमारा घर है तो उसको हम लोग ऐसे तो रख नहीं सकते, घर है या फिर कोई जगह है तो उसको मेंटेन भी कराना, तो वहाँ की साफ़ सफाई, डेकोरेशन, ये सारी चीज़ें भी
वहाँ पे होती थी, जिसमें काफ़ी सारा पैसा लग जाता था। और अब तीसरा रीज़न आता है एक्सेसिव टैक्सेशन। एक्सेसिव टैक्सेशन कैसे? यहाँ पे जो रेवोल्यूशन से पहले जो आम जनता थी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैवी टैक्सेस के बर्डन के नीचे दबी हुई थी, क्योंकि जो उसके अपर क्लास के लोग थे, नोबल और चर्च फादर्स और ये सब, इन लोगों को बहुत सारी प्रिविलेजेस मिलती थी, जिसकी वजह से सारा टैक्स थर्ड स्टेट के लोगों को पे करना होता था। और सिर्फ एक तरह का नहीं बल्कि 2 तरह का टैक्स ये लोग पे करते थे। एक था ताइथ ताइथ काफ़ी सारे प्रोनाउंसिएशन है, जैसे आप कर लो। तो ये जो है एक टैक्स होता था जिसमें थर्ड स्टेट के लोग चर्च को देते थे, जिसमें से 1/10, ठीक है, 1/10 समझो कितना ज़्यादा है, 1/10 जो इनका एग्रीकल्चर से जितने भी इनकी जो भी चीज़ होती थी, जो भी ये उगाते थे बनाते थे एग्रीकल्चर के थ्रू, उसका 1/10 ही इन लोगों को चर्च में देना रहता था एज अ टैक्स। फिर एक आता है टाइल, जो कि ये डायरेक्टली स्टेट को पे करते थे। तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा टैक्स होने की वजह से वहाँ के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया था। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, जिसकी वजह से फ्रांस में क्रांति आई थी। फिर हमारा चौथा रीज़न आता है सोशल डिस्पैरिटी। अब देखो 17th सेंचुरी के टाइम, ठीक, फ्रेंच सोसाइटी को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। STAT वाला स्टेट नहीं, ESTAT वाला स्टेट। देखो फर्स्ट स्टेट में कौन लोग आते थे? फर्स्ट स्टेट में चर्च के फादर आते थे, जो धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड जो लोग रहते थे वो सब आते थे, और इन लोगों को बहुत सारी प्रिविलेजेस मिलती थी, जैसे इनको टैक्स नहीं देना होता था, और ये लोग अपना काम भी थर्ड स्टेट के लोगों से करा सकते थे, इनको ये छूट थी। फिर आता है हमारा सेकेंड स्टेट। सेकेंड स्टेट में हमारे लैंडलॉर्ड्स और मैन ऑफ नोबल बर्थ और ऐसे ही ढेर सारे लोग आ जाते थे। सेम फर्स्ट स्टेट जैसे इनको भी ढेर सारी प्रिविलेजेस मिलती थी, जैसे टैक्स पे नहीं करना होता था। और अब हम आते हैं थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट जो है, इसमें लैंडलेस प्लीजेंट्स आते थे और आर्टिशियंस आते थे, क्राफ्ट्समैन आते थे, और जो बाकी फार्मर्स होते थे वो आते थे, ठीक। अब जो टोटल पॉपुलेशन में से जो 2% लोग थे वो सेकंड और फर्स्ट स्टेट से आते थे, बाकी 98% जो पीपल्स थे वो थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे। और जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग रहते थे, इनको एक तो ये सारी प्रिविलेजेस भी मिलती थी, और साथ में इन लोगों को हाई सैलरी, पेंशन्स जो होते थे, ये सारी चीज़ें भी मिलती थी। और जो अपर क्लास था वो टोटल वहाँ की जितनी ज़मीन थी उसमें से 2/5, ठीक है, 2/5 ज़मीनें उनकी रहती थी या उन्होंने ऑक्यूपाई की रहती थी, ऐसे धमका उमका के इस तरह से। और साथ में ही इन लोगों को काफ़ी सारे पॉलिटिकल राइट्स भी रहते थे, प्रोटेक्शन, जैसे हमारे यहाँ इंश्योरेंस होता है, सेम इनकी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को भी काफ़ी सारी सुविधाएं दी जाती थी, जिसमें अगर इनको कुछ हो जाता है या फिर इनकी लाइफ में कोई हादसा हो जाए तो उसके लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। और कोई भी मतलब प्रोटेक्शन या फिर कोई भी इंश्योरेंस थर्ड स्टेट के पीपल्स को नहीं दिया जाता था, जबकि ज़्यादातर काम ये सारी चीज़ें थर्ड स्टेट के लोग ही ज़्यादा करते थे। और जो थर्ड स्टेट के फार्मर्स थे उनमें से सिर्फ 10% या फिर उससे भी कम लोगों के पास ही खुद की ज़मीन थी। बाकी जो लोग काम करते थे, जितने भी फार्मर्स थे, किसान थे, वो लोग फर्स्ट और सेकंड स्टेट की ज़मीन पे, जो वहाँ फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पीपल्स बिलोंग करते थे, उन लोगों की ज़मीन पर काम करते थे, और फिर उसका भी उन लोगों को अलग से टैक्स पे करना रहता था। हमारे थर्ड स्टेट में ही एक ग्रुप आता है मिडिल क्लास का, जो कि देखो 18th सेंचुरी के टाइम, अब ऐसा तो है नहीं कि वहाँ के लोगों में अचानक से थॉट आया होगा, अचानक से एक दिन सो के उठे और मन में आया कि चलो आज प्रोटेस्ट करते हैं।
अपने आज़ादी के लिए फ्रेंच में रेवोल्यूशन लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पहले से ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी उनके दिमाग में जो फ़िलासफ़र रहते थे या फिर जो उनके बीच में ही रहने वाले जो लोग रहते थे उनके बीच में आती थी क्रांति हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी तरह जो मिडिल क्लास लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जैसे स्कॉलर्स थे, मर्चेंट्स थे, लॉयर्स थे, बैंकर, ट्रेडर, बिजनेसमैन, इसी तरह और भी बहुत सारे लोग जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, उन लोगों का मानना था कि कोई भी आदमी जो है वो उसको ऐसे बर्थ के बेसिस पे या फिर वो अमीर घर जन्म ले रहा है तो उसको ऐसे ट्रीट करना चाहिए, फार्मर्स के यहाँ जन्म हो रहा है उसका तो इस तरह से ट्रीट करना, ये सारी मेंटालिटी वो लोग हटाना चाहते थे। और मिडिल क्लास पीपल्स ही जो थे वो लीडर्स थे रेवोल्यूशन के। इन्हीं की वजह से हम लोग ऐसा कह सकते हैं इनका बहुत बड़ा रोल था इनका बहुत बड़ा रोल था फ्रेंच के रेवोल्यूशन में। और इनकी एक स्लोगन थी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, इतने सारे डिस्क्रिमिनेशंस थे और प्रिविलेजेस सारे लोगों को मिल नहीं रहे थे, सिर्फ थर्ड स्टेट को ही काम करना पड़ रहा था। तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आती थी कि लोग वहाँ पे सर्वाइव कैसे करते थे। देखो 1715 के टाइम मतलब 1715 में जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो 23 मिलियन थी, बट 1789 में यही बढ़ के 28 मिलियन हो गई, जिसकी वजह से इतनी तेज़ी से जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है इसकी वजह से फूड की डिमांड भी बढ़ गई। बट यहाँ पे काम करने वाले तो सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग ही थे और वहाँ पे फिक्स्ड सैलरी थी और साथ में टैक्सेस भी पे करने थे और उस साल उनकी फसल भी बर्बाद हो गई थी। तो उस टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा फूड क्राइसिस हो गई थी और वहाँ के लोग भूखमरी से मर रहे थे और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से सब्सटेंसेस क्राइसिस आ गई। अब यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज़ किया, सब्सटेंसेस क्राइसिस। अब ये क्या है? इट इज़ एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर एंडेंजर्ड। मतलब ये वह सिचुएशन होती है कि वह कंडीशन होती है जहाँ पे लोग अपनी डेली ज़रूरतें यानी जो आम ज़रूरतें हैं उसको भी पूरी करने में असमर्थ रहते थे, मतलब पूरी नहीं कर पाते थे या किसी पॉलिटिकल रीज़न या फिर कुछ भी उसका रीज़न हो सकता है उसकी वजह से नहीं हो पाती थी। तो इसको हम लोग सब्सटेंसेस क्राइसिस कहते थे, जो कि बहुत उस टाइम काफ़ी ज़्यादा फ्रांस में फैली हुई थी इस वजह से क्योंकि वहाँ की फसल बर्बाद हो गई थी उस टाइम और खाने के लिए चीज़ें नहीं थी और जो थी वो काफ़ी ज़्यादा महंगी थी और उसको पुअर पीपल्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसमें हम रोल देखेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ऐसा नहीं है कि रेवोल्यूशन का ख्याल लोगों में तुरंत आ गया, एक सुबह सो के उठे कि लाओ रेवोल्यूशन लाते हैं अपने सोसाइटी में। तो ये पहले से काफ़ी सारी चीज़ें होती थी जो फ़िलासफ़र, राइटर्स, न्यूज़पेपर एडिटर्स ये लोग करते थे कि अपने राइटिंग के थ्रू या फिर अपनी बातों के थ्रू लोगों में ये चीज़ बताते थे कि क्या हो रहा है, कैसे हमें अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए। बट उससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यही कि लुई 16 जब राजा बना था तो उसकी ट्रेजर खाली क्यों थी या फिर क्या रीज़न्स थे। तो जैसे कि अगर 3 नंबर में या 3 मार्क्स 5 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे। तो देखो बच्चों, जब 3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग हमेशा ट्राई किया करो कि हिस्ट्री को पॉइंट वाइज में लिखो, पॉइंट बना के। ऐसे टीचर को चेक करने में भी इजी रहता है और वो लोग मार्क्स भी ज़्यादा देते हैं। तो एक पहले पॉइंट, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पॉइंट बना के लिख लो, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन है तो यहाँ पे जैसे मैंने पॉइंट वाइज सारी चीज़ें लिखी हुई है तो इसको तुम लोग लर्न कर लो या तो समझ लो, उसी तरह से 5 मार्क्स के क्वेश्चन में लिख देना, टीचर पूरे के पूरे 5 नंबर तुमको दे देगा। बट अगर 5 नंबर में नहीं है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हेडिंग दे दो, टॉपिक दे दो, थोड़ा सा एक लाइन उसके बारे में लिख दो, 3 मार्क्स मिल जाए। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है इन्फ्लुएंस ऑफ द फिलोसफर्स एंड राइटर्स। यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे, मतलब पढ़ेंगे कि
हमारे राइटर्स का, फ़िलोसफ़र का क्या रोल था फ्रेंच के रिवॉल्यूशन में। वहाँ पे इन लोगों ने कैसे कैसे अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया कि जिसकी वजह से फ्रांस में इतनी बड़ी क्रांति आ पाई थी। तो यहाँ पे ढेर सारे ऊपर ही आप यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी सारे नाम हैं कुछ फ़िलोसफ़र्स के, तो वो देख लेना आप। हम लोग वन बाय वन करके जो इम्पोर्टेंट फ़िलोसफ़र या राइटर्स थे उनके बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या क्या रोल प्ले किया था, किस कैटेगरी से बिलोंग करते थे और उन्होंने क्यों फ्रांस में रेवोल्यूशन लाने का सोचा और क्या कौन सी बुक्स लिखी। इस तरह के बाकी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमारे आते हैं चार्ल्स मोंटेस्क्यू। भाई ऐसे नाम है, प्रोनाउंसिएशन तुम लोग अपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मेरे अकॉर्डिंग तो यही होता है, मैंने यही पढ़ा है। तो देखो ये जो थे ये बाय बर्थ एक नोबल मैन थे और ये आगे चल के लॉयर बनते हैं, देन उसके बाद जज। इनकी एक बुक है द स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसमें इन्होंने ऑटोक्रेसी को क्रिटिसाइज़ किया है काफ़ी ज़्यादा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सोसाइटीज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया है कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरह से ये चीज़ें वहाँ के लोगों के लिए ज़रूरी होती हैं। और सेकंड हमारे आते हैं वोल्टेयर। वोल्टेयर जो है वो एक और फ़िलोसफ़र हैं जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अपना दिया था। इनका कहना था कि जो पीपल्स हैं यानी जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको जो वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं उस पे ध्यान देना चाहिए। ये ना सोचे कि मैं हेवन में जाके आराम से स्वर्ग में ये सब काम करूँ, यहाँ पे मुझे आराम मिलेगा। नहीं, तुम भाई काम ऐसा करो कि यहाँ तुम्हें अर्थ पे ही तुम्हारी लाइफ हेवन जैसी हो जाए। हेवन की चाह मत करो, जिस तरह से तुम्हारे कर्म होंगे उस तरह से तुम वो कर्म यहाँ अपने अर्थ पे करो ना, अपने अब की लाइफ के लिए करो, उसके लिए तुम फाइट करो, उसके लिए तुम स्ट्रगल करो, हार्ड वर्क करो, तुम्हारी लाइफ खुद अच्छी हो जाएगी। मतलब इतना सब इतना डिटेल में ही कहा होगा। फिर हमारे नेक्स्ट आते हैं जीन जैक्वास। ये इनको आर्किटेक्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जाता है और इन्होंने एक स्लोगन दिया था, मैन वॉज बॉर्न फ्री येट ही इज़ एवरीवेयर इन चेन्स। देखो आदमी जो है, आदमी औरत जो भी लोग होते हैं वो फ्री बॉर्न होते हैं, बट जैसे ही वो इस दुनिया में आते हैं उनके ऊपर ढेर सारे बाउंडेशंस लग जाते हैं। जैसे वो कास्ट बेसिस पे आ जाते हैं कि ये इस जात के हैं, उस जात के हैं, कास्ट वाला सिस्टम आ जाता है। फिर टैक्सेस के जाल में फंस जाते हैं। इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और इनकी एक बहुत फेमस बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, इनकी ये जो बुक है, ये जो इनकी बुक है इसमें इन्होंने प्रूव किया है या फिर बताया है कि जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट और पीपल्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए या होता है, जिसमें अगर जो सरकार है या गवर्नमेंट है वहाँ की गवर्नमेंट है वो अगर वहाँ के पीपल्स की डिमांड या फिर उन वो सारी चीज़ें नहीं फुलफ़िल कर पा रही है तो पीपल्स को ये पूरा राइट है कि वह अपना गवर्नमेंट या फिर जो सरकार है उसको चेंज कर सकते हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं उसको पूरा अधिकार है कि वह कर सकते हैं। फिर इसी तरह एक और फ़िलोसफ़र आते हैं जॉन। ये जो हैं ये भी बहुत ग्रेट फ़िलोसफ़र थे और इनकी एक बुक थी टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, इस चैप्टर का, वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द आउटब्रेक्स ऑफ अ रेवोल्यूशन। और देखो लापरवाही नहीं करना है, अच्छे से सारी वीडियोस देखनी है ताकि चैप्टर समझ में आए और तुम लोग एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। लेक्चर्स के साथ साथ कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ पे पुटअप होंगे, कैसे आंसर्स राइटिंग करने हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें बताएंगे इस वीडियो में। Okay, thank you for watching guys. Have a good day. Bye bye, see you soon.